तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। और आज 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर सेट नंबर 2 दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और लगाइए 150 प्रश्नों के आंसर। अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पहला दिन जा चुका है इस महीने का, और आज दूसरा दिन है यानी कि 2 मई है और अंतिम प्रयास है आपके पास। 8 दिन ये आपको 1200 प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सॉल्यूशन वहां पे एक्यूरेसी में कुछ स्कोर बढ़ा सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इन 150 प्रश्नों को। रोज शाम 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आंसर के यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन पुर्तगालियों के विषय में कथन सत्य है। तो आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, पुर्तगालियों के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम भारत से ये व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय पुर्तगाली शक्तियां थीं। तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल एक सही है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखिए एक कोट तो दिया गया है, यहाँ पे कोट नहीं दिया गया एक्चुअली। यहाँ पे देखिए तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का और पपीता की खेती की शुरुआत की थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। भारत में जहाज निर्माण, ये भी कथन सत्य है बिल्कुल। ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे लोग। और भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के समय हुआ था। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चारों कथन यहाँ पे हमारा सत्य है, इसलिए एक से ज्यादा उत्तर है, तो ई उत्तर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददनी प्रथा संबंध में कौन सा कथन सही है। ददनी प्रथा, देखिए ये व्यापारियों के लिए प्रथा थी, पूंजीगत सहायता के लिए ये प्रथा शुरू की गई थी। आंसर कीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए आपका, फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। बिल्कुल, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, देखिए नोट कर लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, और ये घटना थी दोस्तों 12 अगस्त, जी हाँ, सन 1765 की। नोट कर लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्रदान की गई थी। तो आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। जी हाँ, इट्स अ बी, यानी कि स्ट्रेची समिति ने। जी हाँ, कब बनाया गया था, 1880 में। ये आपको फोकस रखना पड़ेगा। और इसी समिति की सिफारिश पर 1883 में, जी हाँ 1883 में अकाल संहिता का निर्माण भी कर दिया गया था। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पलट के पूछ दे तो याद रखना होगा। तेग बहादुर आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था, बिल्कुल याद रखिएगा। सन 1946 से 1950 के दौरान तेग बहादुर आंदोलन शुरू किया गया था, और ये बटाईदारों, किसानों का संघर्ष, और इसमें नेतृत्व मुख्यतः किसका था, तो भवन सिंह ने किया था और कंपाराम ने किया था। तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, कौन कौन से क्षेत्र थे, तो ये शुरुआती दौर में तो त्रिपुरा में थे, हसनाबाद इलाका हुआ करता था। फिर उसके बाद बंगाल का भी क्षेत्र आया। तो त्रिपुरा और बंगाल दोनों ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे ई कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया। देखिए इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम पे। वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए आप लोग, वहाँ पे और भी तथ्य वहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं, करंट अफेयर आपको शेयर किया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ पे जाएं, पीडीएफ भी कुछ शेयर कर दिया जाता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए लगातार, वहाँ पे बने रहिएगा, तो आप लोग का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यहाँ पे विरोध जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पुनर्जागरण और कर्म का सिद्धांत के ऊपर। जी हाँ, इन्होंने 1875 में, जी हाँ, बम्बई में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। तो ये याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो क्रिस्टो दास पाल, नोट कर दीजिएगा दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे डी, तो आपका उत्तर सही है। 1861 में दोस्तों क्रिस्टो दास पाल ने हिंदू पेट्रियाट के संपादक बने थे, और उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया। सवाल नंबर 9 दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। आंसर करेंगे सतारा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 10 दोस्तों, मोहम्मडन
लिटरेटरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये थे अब्दुल लतीफ़। नोट कर सकते हैं, यहाँ से आंसर बी कर लीजिएगा। जी हाँ, कब किया गया था? तो 1863 में किया गया था। ये नोट करने लायक है यहाँ पे। सवाल नंबर 11, पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई थी और ये द बंगाली नमक समाचार पत्र का प्रकाशन के तहत आया था। तो ये याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो याद रहेगा आपको। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा 1878, और जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ई इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 13 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। किस वर्ष बिहार में सर्वप्रथम यानी कि प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1860 से 62 के दौरान। सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और ये इंडियन रेलवे कंपनी ने हावड़ा से मुगल सराय को जोड़ने के क्रम में ही गंगा के किनारे मुख्य लाइन बिछाई गई थी, जिसकी बिहार में यह लाइन साहिबगंज, भागलपुर, मुंगेर, पटना, आरा से होकर गई थी। इसलिए आंसर यहाँ पे हम सी करेंगे। सवाल नंबर 14, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ, किन क्रांतिकारियों की फांसी दी गई इनमें? मुजफ्फरपुर पता है बिहार का एक जिला है दोस्तों, और खुदीराम बोस इनमें शामिल थे, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार के द्वारा साम्यवादी पार्टी का प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर जरूर करिएगा आप अच्छे से। जैसे तो मैं सारे टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ऐसे ही सेट लेकर आऊँगा अभी लगातार आप लोगों को एग्ज़ाम तक। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार के द्वारा साम्यवादी पार्टी का प्रतिबंध लगाया गया था? तो 15 का उत्तर कर लीजिएगा, सन 1934। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ई इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में उपरोक्त में सभी कार्यक्रम जो है वो शामिल थे, ए, बी, सी और डी, इसलिए हमारा चारों उत्तर सही होगा यहाँ पे, ए से लेकर डी तक, तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? बिल्कुल, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, कल एक क्वेश्चन इसका कराया था मैंने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने कौन सी यहाँ पे अपने उपाधि को लौटाया था। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, तो आंसर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो 18 का उत्तर करेंगे यहाँ पे। जिया तरंग का आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये मणिपुर से संबंधित था। ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यगुनाथ के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, जिया तरंग, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर 19 पे चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया है, तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ, अगस्त प्रस्ताव के तौर पे। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर कर लेंगे, सी अनुभव नारायण सिंह थे। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 21, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और एक्सपेक्टेड भी है, तो आंसर कर लीजिएगा साइंटिफिक। दिया ये हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर में, इसका गठन, इसका आंसर डी कर लीजिएगा, बिहार का क्षेत्र है। सवाल नंबर 22, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? 1934 के दौरान देखिए, ये थोड़ा सा फोकस रखिएगा, है ना, और ये पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में ये सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, और आंसर कीजिएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव थे। सवाल नंबर 23, पटना युवक संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, सन 1927 में किया गया था, नोट कर लेंगे। और मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजविंदन प्रसाद इत्यादि इसमें शामिल थे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था।
सवाल नंबर 24, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल याद रखेंगे, शिव पूजन सहाय, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता है? विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। तो याद रखिए कदाचार। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया, यानी कि सबसे अंतिम युद्ध? तो देखिए, देवरा का युद्ध लड़े थे हुमायूं अफगान के साथ, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ, बिलग्राम और कन्नौज जो कहते हैं उसको, उन 1540 में लड़े थे शेरशाह के साथ, फिर सरहिंद में 1555 लड़े थे। तो लास्ट में 1555 वाला ही जो युद्ध था, है ना, ये लड़े थे और हुमायूं ने भारत में पुनः अपना सत्ता हासिल किया था। और उसके बाद जो है इनका जो पुत्र अकबर है वो बना गद्दी का राजा बादशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से भारत का सादी क्या कहा जाता है? भारत का सादी कहा गया है, किसको कहा गया भाई भारत का सादी? तो अमीर हसन को कहा गया था। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और गजलों के चलते इनको सादगी का रूप दिया गया है। सवाल नंबर 28 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? नहीं बोल दिया गया है, तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है ना। नहीं बोला गया है तो आंसर कीजिएगा दोस्तों। मुगल शासक में अगर देखें तो बाबर का मकबरा जो कि काबुल में है यानी कि अफगानिस्तान में, और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है यानी कि पाकिस्तान में। तो आंसर हम ई कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे? ई उत्तर कर लीजिएगा, यहाँ पे किसका? बाबर और जहांगीर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? शनशब कहते थे उसको, याद रखेंगे दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 30, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? असत्य यानी कि गलत, है ना। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इन्होंने सिखों के अलग विवाह पद्धति लावन पद्धति का प्रारंभ करवाया, ये गलत बात है। यहाँ पे इन्होंने ये कथन गलत है। यहाँ पे सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास, जिन्होंने सिखों की नई विवाह पद्धति लवन पद्धति करवाए थे। तीसरे गुरु थे वो, 10वें गुरु नहीं करवाए थे। तो आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लागल शब्द जो है का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ऋग्वैदिक में? तो 31 का उत्तर कीजिएगा। जी हाँ, लागल का मतलब होता है हल, यानी कि यहाँ पे लागल शब्द का जो है हल के लिए उपयोग किया गया है। जैसे कि अनाज मापने का वाला पात्र जिसे उर्दर कहते हैं, गोबर की खाद को हम लोग सकृत कहते हैं, उसी तरह लागल को हम लोग हल कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। क्षणिकवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म दर्शन से है? 32 का उत्तर करेंगे मित्रों यहाँ पे बी यानी कि बौद्ध धर्म से है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 34, मौर्य समाज के संदर्भ में असत्य कथन पहचाने। तो गलत कथन को पहचानना यहाँ पे, है ना। तो मौर्य समाज का स्थापना 321 ईस्वी में नहीं बल्कि 321 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ईस्वी पूर्व लिखना था इनको, यहाँ पे पहला ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, कथन ए जो है असत्य है। और दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के जो अभिलेख हैं अरमाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे कथन डी भी हमारा गलत है। ए और डी दोनों गलत हो गया, इसलिए उत्तर हमारा ई हो जाएगा दोस्तों। एक से ज़्यादा उत्तर गलत हो गए। सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में से किस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो देखिए ये जैन धर्म से संबंधित है क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। 2 जैन तीर्थकर थे, एक ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी, जो कि उल्लेख किया गया था उनका ऋग्वेद में। तो यहाँ पे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम याद रखिएगा, इसलिए उत्तर हमारा ई हो जाएगा। सवाल नंबर 36, दोस्तों चोल कालीन उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
बिल्कुल, यहाँ पे उत्तर कीजिएगा डी, यानी कि व्यक्तियों की आयु से 30 से 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर लिखिएगा विंसेंट स्मिथ, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 38, दोस्तों कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कदम्ब राज्य, देखिए 1, 2 और 3 जो कथन है यहाँ पे, ये आपको बता दें कि तीनों का तीनों सही है। ये स्थापना मयूर शर्मन ने किया, राजधानी बनवासी थी, और यह राजवंश कर्नाटक वंश और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। तो आंसर 1, 2, 3 कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है ना? तो 39 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये बात सत्य है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी नहीं है, ये भी सत्य है। और मान्यता है एक्चुअली। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य राज्य के सेवक, चोर, दास और रोगी व्यक्तियों को ही प्रदान, ये गलत बात हो गई यहाँ पे भाई। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 40 पे, ठीक है, आंसर करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं बोल दिया गया है, फोकस्ड यहाँ पे कीजिएगा। जी हाँ, लेखक और उसके पुस्तक, देखिए जो पेरी प्लस ऑफ द इरिथियन है, इरिथियन सी, इसके रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं मिली है, अतः इसका लेखक जो है अज्ञात है। इसे 80 ईस्वी के आसपास भारत के बंदरगाहों के व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है इसके अज्ञात में इसको रखेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे कि इसके बारे में हमें बताया कौन? तो प्लिनी ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसका जो मैच दिया गया है, ये कथन यहाँ पे सही है इसके साथ जो जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी ये जो है कथन बाकी गलत है, सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर चलते 41 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? बिल्कुल याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है, याद रखेंगे दोस्तों। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, जिसमें कि भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और तो ये दो तो यहाँ पे हैं, तो इसलिए आंसर ई कर लीजिएगा आप पहले तो यहाँ पे। सवाल नंबर 42, वरीयता के अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 44, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया जाता है? जल्दी से आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, अगर आप लोग उत्तर कर रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, मूल अधिकार और प्रस्तावना। नेक्स्ट, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? तो आंसर यहाँ पे कर लेंगे मूल अधिकार और प्रस्तावना में, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? फटाफट आंसर करते रहेंगे आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, आप लोगों को बताया है मैंने कभी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान अधिकार संहिता का भी बात किया गया है। तो ई उत्तर कर लीजिएगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा उत्तर सही है यहाँ पे भाई। नागरिकता और यहाँ पे प्रस्तावना की बात जो नीति निर्देशक तत्वों की बात जो की गई है, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत जो है एक समान नागरिक संहिता जो है ये भी बताया गया है आप लोगों को। तो आंसर यहाँ पे हम ई कर लेंगे। सवाल नंबर 46 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? विधान परिषद बिहार में है, याद रखिएगा, कर्नाटका में है, याद रखिएगा, है ना। और 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 को हटा के अगर देखें यहाँ पे नाम कोई अगर आपके पास है तो वो है ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं, और बिहार भी है इसमें शामिल, याद रखिएगा, और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी बिहार का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो वो 6 राज्य कंप्लीट यहाँ पे हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन इसमें महाभियोग के लिए मंच हिस्सा नहीं है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को निर्धारित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए यह मंच का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर सिंपल सा कर लीजिएगा, राज्य का विधानसभा। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? किस निकाय का नहीं है? तो ये कीजिएगा, आंसर आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में हर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का नहीं है। डी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, भाग 4 में बताया ना आपको। तो यहाँ पे अगर आपको उसके बीच का आर्टिकल दिख रहा है 36 से लेकर 51 तक, तो यहाँ पे दोस्तों 36 और 37 दोनों ही। बट 37 में क्या है, देखिए जो हमारा अनुच्छेद 37 है इसमें बोला गया है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह बात यहाँ पे बताई गई है, तो इसलिए यहाँ पे यह जिम्मेवार नहीं होता है और डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये उत्तर होगा, यहाँ पे याद रखेंगे। सवाल नंबर 50, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित है? तो ये हमारा प्रावधान जो है दोस्तों 2003 में 51वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, कब? 2003 में, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। और अनुच्छेद 75 से 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के और विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या का 15% निर्धारित किया गया था। तो 51वां संविधान संशोधन था, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ई आंसर पे फोकस कीजिएगा भाई। सवाल नंबर 51 पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 51 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, परमादर्शदायी क्षेत्राधिकार। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। और आर्टिकल 143 याद रखेंगे, 143 के तहत ये संबंधित क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। किसके पास है? उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट के पास। सवाल नंबर 52, किस राज्य में विधान परिषद के गठन और उसकी समाप्ति की जा सकती है? उत्तर करेंगे यहाँ पे सी, यानी कि संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं मित्रों 53 पे, आंसर करेंगे। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो 53 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, वह लोकसभा के मतदान कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? आंसर करेंगे राजनेताओं और अपराधियों के बीच संबंधों के जांच हेतु। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 55, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? आंसर करिएगा, इनमें से कोई नहीं। इज द राइट आंसर। आर्टिकल 360 के तहत वर्णित है कि जो अभी अब तक देश के एक भी बार लागू नहीं हो पाया है वित्तीय आपातकाल। ये अच्छी बात है, यदि याद रखेंगे। जबकि 352 का उपयोग करके यहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, लेकिन वित्तीय आपात नहीं लगा है। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो 56 का आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मोजावे जो है ये नहीं है संबंधित, यहाँ से याद रखेंगे, नहीं बोला गया है। ये सहारा, कालाहारी और बाउदा मरुस्थल अफ्रीका का है, ये ध्यान रखेंगे। मोजावे यहाँ पे अफ्रीका से संबंधित नहीं है। तो ये आपके लिए आंसर यहाँ पे है कि आप बताएं कि जो मोजावे है ये किस कॉन्टिनेंट का मरुस्थल है। सवाल नंबर 57, निम्नलिखित देशों में दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लैंड लॉक्ड। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, बोल्विया और आपका पराग्वे। तो आंसर यहाँ पे हम ई कर लेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 58, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। जनजातियाँ और संबंधित क्षेत्र।
तो देखिए जो सेमांग जनजाति है ये मलेशिया में है, ये याद रखेंगे। और जो एस्किमो है आपका उत्तरी अमेरिका में। माओरी जो है ये है आपका दोस्तों न्यूजीलैंड में। और बुशमैन जो है ये है आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो उत्तर बहुत ही सिंपल है, आंसर कीजिएगा डोवर जल संधि इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों इट्स डी, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 61, निम्नलिखित में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? तो बिहार का वो जिला है पूर्णिया, याद रखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, पाइराइट जो है एक खनिज है, लौह और गंधक का बना हुआ यौगिक FeS2। तो ये दोस्तों आंसर करेंगे बिहार में पाया जाता है पाइराइट, कल ही बताया था मैंने आपको एक सेट में। सवाल नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? गोपालगंज में है दोस्तों, याद रखेंगे आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा 876 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। सवाल नंबर चलते हैं 65 पे। निम्नलिखित में किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? बिल्कुल आंसर करेंगे डी, समस्तीपुर इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 66, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। आंसर करेंगे 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो देखिए तीव्र भूकंपीय क्षेत्र जोन जो है 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का कच्छ का रण है और उत्तरी बिहार के कुछ भाग भी आते हैं। तो ये उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी भारत सभी आ गए इसमें भाई, यहाँ पे ई उत्तर कर लीजिएगा, सभी उत्तर सही हैं। सवाल नंबर 68, पालकोंडा पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर करेंगे आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 69, कोलदाम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर कर लेंगे सतलज नदी पर है, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 70, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, आंसर करेंगे ए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 71, शून्य रेखा क्या कहलाती है? आंसर करेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश कह सकते हैं, क्वेश्चन में अगर आएगा ऐसा तो ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 72, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमयोत्तर नहीं गुजरती है? तो बिल्कुल उत्तर करेंगे यहाँ पे दोस्तों झारखंड की इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? आंसर करिएगा दोस्तों, पछुआ पवने हैं इज द राइट आंसर। जी हाँ। सवाल नंबर 74, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? उत्तरी अंडमान इज द राइट आंसर। जी हाँ, लगभग 732 मीटर ये ऊंची है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 75, अंजुना द्वीप स्थित है। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे अंजुना द्वीप कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, गोवा तट पे है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 पे। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, एक तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है और दूसरा जो है दोस्तों पूंजी निर्माण की उच्च दर हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 और 4 है, यहाँ पे आंसर सी कर लीजिएगा इज द राइट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 77 पे। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड का गठन कब किया गया? तो 77 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों, सन 1987 इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 78, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? उत्तर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, ए निर्माण इज द करेक्ट आंसर, जो कि शामिल नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में IIP यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 79, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जी हाँ जो कि रुपए को कब अपनाया गया? सन 2010 में अपनाया गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। 15 जुलाई, डेट भी याद रखिएगा, याद पूछ लेगा तो। 80 पे चलते हैं, बजट एक लेख पत्र होता है। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर 81, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, IFCI जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को किया गया था, 1948 में किया गया था। और IFCI जो है इसका उद्देश्य निजी और सहकारी क्षेत्रों के उद्यमों को दीर्घकालीन मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। तो दीर्घकालीन यानी कि सहकारी क्षेत्रों को ये है, और आपका दोस्तों विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर में निवास करती है, यानी नगरों में निवास करती है? तो 55.3%, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है। नंबर 83, चालू खाता CAD क्या होता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ए यानी कि देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा। सवाल नंबर 84, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबंध व्यय जो है इसका बजट अनुमान कितना है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ए यानी कि करीब करीब 1,37,460 करोड़ रुपया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 85 पे। कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था? आंसर कर लेंगे चाइना, जी हाँ, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 86 पे। केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य और स्थानीय निकायों में पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, राजस्व व्यय के तहत, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 87, किस रंग के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे बैगनी, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 88, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर कर लेंगे दोस्तों, ए ये बढ़ता है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 89, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, कार्बन का प्रयोग होता है। सवाल नंबर चलते हैं 90 पे। निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में आमतौर पे जो है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है और कॉर्निया जो है बहुत अधिक घुमावदार हो जाती है, जिसके चलते यहाँ प्रकाश जो है रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित करने के बजाय रेटिना के इर्द गिर्द केंद्रित करता है। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका गोलाई बढ़ जाता है, मतलब जो क्षेत्र है लंबा हो जाता है और लेंस की क्षमता उसमें बढ़ती है। तो ये आंसर ई हो जाएगा। एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। सवाल नंबर चलते हैं 91 पे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? 91 का आंसर कर लेंगे दोस्तों, ए यानी कि वेबर। सवाल नंबर 92, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सवाल नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक्चुअली है, माफ़ करेंगे, है यहाँ पे सही सुमेलन। तो हींग और जड़ का जो है मैच यहाँ पे सही है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये फेरुला प्रजाति के पौधे होते हैं। रबड़ तो तना का होता है, याद रखिएगा, और कैनूल जो है छाल होता है, और अफीम जो है दोस्तों आपका फल होता है। तो यहाँ पे आंसर ए कर लीजिएगा, जो कि सही है। सवाल नंबर 94, प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित कोशिकांगों में यानी कि सेल ऑर्गन्स में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है?
तो 94 का आंसर करेंगे दोस्तों, ये अंतःद्रव्यीय जलिका और राइबोसोम संबंधित है। सवाल नंबर 95, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? आंसर करेंगे ए उभयचर इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 97, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहाँ से। सवाल नंबर 98, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से नियॉन एनी से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके लिए इसका प्रयोग होता है कि विमान चालक जो है संकेत देने में इसको आसानी हो सके। सवाल नंबर 99, किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? आंसर ए कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सवाल नंबर 100, फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? आंसर करेंगे दोस्तों 48 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 101, वनस्पति पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? फटाफट आंसर करते रहेंगे आप लोग। यहाँ पे इसका पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे वाईटी एजुकेशन के, तो एक बार खुद से भी टेस्ट लगाइएगा, बट आंसर के लिए तो वीडियो आपको देखना पड़ जाएगा। आंसर कीजिएगा ए लाइकोपीन इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 102 पे, डीएनए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो डीएनए देखिए, इसका जो मनुष्य और लगभग अन्य सभी जीवों के वंशानुगत सामग्री के लिए होता है। तो इसमें जो है दोस्तों जहाँ पर परमाणु जो है डीएनए कहे जाते हैं इसके, जो केंद्रक में होते हैं, लेकिन डीएनए एक छोटी मात्रक है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, पहला चीज़, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है एम्प्टी डीएनए भी कहा जाता है, और जो कि केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए आंसर बी और सी दोनों होगा, इसलिए ई उत्तर हमारा सही होगा। सवाल नंबर 103, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, फ्यूकस का, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 104, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? आंसर करेंगे एम्फीबिया जो है ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 105, किस हार्मोन का फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को कहा जाता है भाई? तो ये याद रखेंगे, इट्स अ बी, फ्लोरोरीजेंस, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 6, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स अ डी, ये है ऑस्टियोपोरोसिस, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 107, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? आंसर कर लेंगे 5 जोड़ी, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 108, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, आंसर करेंगे ये बढ़ जाता है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 109, रक्त बिंबाणु जो कि ब्लड प्लेटलेट्स है का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर कर लेंगे डी इज द राइट आंसर, 3 से 5 दिन का होता है। सवाल नंबर चलते हैं 110 पे, अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों, अल्फा कोशिका में ग्लूकोन होता है, बीटा कोशिका में इंसुलिन होता है, और गामा में सोमेस्टीन होता है। तो आंसर यहाँ पे हम करेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज वाडा कोलन चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिल्कुल महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए इज द राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 13 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित आरबीडी, जी हाँ, उप इकाई वैक्सीन है? तो आरबीडी यानी कि कॉर्बोवैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि आरबीडी प्रोटीन का एक उप इकाई वैक्सीन है। तो ये आंसर यहाँ पे कार्बोवैक्स कर सकते हैं, आंसर कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस एप्लीकेशन का लॉन्च किया है?
आंसर करेंगे डी यानी कि गरुड़ ऐप इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के आ गए हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राजस्व का घाटा अनुमानित कितना है भारत के लिए पूछा जा रहा है ना। तो आंसर कीजिएगा डी, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 116, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो पीएनबी बैंक ने किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17, किस संस्था को कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। तो आंसर कर लेंगे बी, विश्व पर्यटन संगठन को। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया था। तो भारतीय अमेरिकी भव्य लाल को नासा द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक चीफ ऑफ द स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों यह भव्य लाल इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टूल है ना, गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान और गैस क्रेटर दशकों में जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। तो आंसर करेंगे ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति थे, जी हाँ, गुरबाबांगुली, जो उन्होंने ये आदेश दिया है गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे सी, फ्रांस ने किया है। दोस्तों नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, जनवरी 2022 किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है। आंसर करेंगे फिलीपींस में अब ये अवैध हो चुका है जिस तरह से भारत में है। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन चुका है। आंसर करेंगे दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, एंटीगुआ और बारबुडा। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन में सुमेलित करें किसका व्यक्ति का कौन से क्षेत्र से संबंधित है और ये निधन हो चुका है इनका। तो रोहित सरदाना जो कि एक पत्रकारिता से संबंधित हैं, और जगमोहन मल्होत्रा जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, पंडित देवव्रत चौधरी, ठीक है, तो ये सितार वादक थे, याद रखिएगा, और चंद्रो तोमर जो कि एक शूटिंग से संबंधित हैं। तो कुछ इस तरह से मैच हमारा यहाँ पे होगा सही, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से नोट जरूर कर लेंगे। जी हाँ, 2 4 3 1। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखिका कौन है। ये लिखी है दोस्तों हंटर बाइडेन, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 125 पे। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाला दुनिया का पहला कंपनी कौन सा कंपनी बना है। तो एप्पल इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 126, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। आंसर कीजिएगा दोस्तों डी, 2030 तक। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। करेंट अफेयर के सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों सामिया सुलह हसन को। सवाल नंबर चलते हैं 128 पे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। तो ये है दोस्तों इट्स अ सी, अरुण पे। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 129 अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह के संबंधित विद्रोहियों को लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रपति इदरिस के डेबी की मृत्यु हो गई है। तो आंसर करेंगे चाड इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 30 पे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल को उपविजेता कौन रही हैं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे करोलिना प्लिस्कोवा। सवाल नंबर 31, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। आंसर कीजिएगा भारत और फ्रांस इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर करेंगे दोस्तों इट्स सी, अमित केशरवानी इज द राइट आंसर।
सवाल नंबर 33, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया था? एग्जैक्टली याद रखिएगा दोस्तों, ये थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, और आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सवाल नंबर 34, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का तरह आवंटित राशि? बिल्कुल 64,180 करोड़ रुपया, ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट के खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर कीजिएगा सी, अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 36, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर करेंगे नोएडा, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 37, बिहार में वर्तमान में कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? तो याद रखेंगे 2021-22 के अनुसार ही यहाँ पे 13 अभी चल रही है ये परियोजना, और स्थापित करने की जो क्षमता है वो 54.3 मेगावाट का है बिजली इससे, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 138 पे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो सी इज द राइट आंसर, 34,314 रुपया। सवाल नंबर 139, 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना था? तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 139 का आंसर डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, अक्षय कुमार को मिला था, नोट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो 141 से लेकर जो हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ और इस पीडीएफ के जरिए आप इसका आंसर जरूर बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 18,002, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 142 नंबर का आंसर हो जाएगा 8.4/7 दिन लगेगा, सी। नेक्स्ट है कि 143 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 19%, यहाँ से ध्यान रखिएगा, बी। और 144 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, 15% इज द राइट आंसर। 145 का आंसर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ए, यानी कि 12/5 होगा इसका मान। सवाल अगला है, अगर देखें हम यहाँ पे तो 3 व्यक्ति जो हैं यहाँ पे किसी वेतन का योग इतना रखते हैं, तो क्रमशः इतने प्रतिशत खर्च कर देते हैं, तो उनका अनुपात इतना आता है, तो ए का वेतन कितना होगा? तो 46 का आंसर भी बहुत है कि सिंपल सा सवाल ये सब रहता है, ठीक है, इतना तो क्वेश्चन आप लोग बना ही सकते हैं। सवाल नंबर 147, 3 कारों की चाल जो है इस रेशियो में है, समान दूरी तय करने वाले जो है क्रमशः अनुपात ज्ञात करना आपको यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा सी, 6:4:3 रेशियो में। नेक्स्ट है कि 148 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, इट्स अ 4 इज द राइट आंसर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। और 149 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 214 इज द राइट आंसर, जहाँ पे मिसिंग वैल्यू जो पूछ रहा है क्या होगा, तो 214 होगा। और आखिरी सवाल का जो उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, 60 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने कितने उत्तर सही किए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल शाम 8 बजे, और इसका पीडीएफ YT एजुकेशन के टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं और आंसर यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।